अरे चलो बेटा, अभी काफी दूर तक का सफर करना है। ऐसे ही पीछे पीछे रहोगे तो तुम्हें जंगली जानवर और शिकारियों से धोखा हो सकता है। अरे नहीं माँ, अब मुझसे आगे चला नहीं जा सकता। चलते चलते काफी प्यास लगी हुई है। माँ जल्दी से बताओ, पीने का पानी कहाँ पर है? बेटा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि कई महीनों से इस राज्य में बारिश नहीं हुई है, इसीलिए राज्य के सभी तालाब सूखे पड़ गए हैं। अब हमें ऐसे ही दूर दूर तक चलकर कहीं पर पानी मिलता है क्या, वो देखना पड़ेगा। चलो जल्दी से। इतना कहकर वो हिरनी अपने बच्चे को कैसे कैसे मना लेती है और वहाँ से ले जाती है। ये कहानी है धारा नगरी राज्य की, जहाँ पर राजा वीर प्रताप राज करते थे। परंतु कई महीनों से बारिश न होने के कारण राज्य के सारे तालाब तथा नदियाँ और बाकी पानी के स्रोत सूख गए थे। राज्य के सभी किसान बहुत ही चिंतित थे। इस साल किसी ने भी अपनी खेती में एक बीज तक बोया नहीं था। यहाँ तक कि लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे थे। इसी वजह से महाराज वीर प्रताप बहुत ही चिंतित थे। प्रणाम साधु महाराज। बताओ राजन, आपका यहाँ कैसे आना हुआ और आप इतने चिंतित क्यों हो? साधु महाराज, आपको तो पता ही है कि कई महीनों से राज्य में बारिश नहीं हुई। राज्य के सभी तालाब तथा नदियाँ सूख चुकी है। पशु पक्षी और सारे प्रजाजन पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर ऐसे ही और कुछ दिन चलता रहा तो चित्र कुछ और दिख जाएगा। उनकी यह तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है। इसी बात की चिंता सोते जागते मुझे सता रही है। बताओ साधु महाराज, बताओ, क्या कोई इस भयंकर समस्या का उपाय आपके पास है? उपाय तो है राजन, पर इस चीज को पाने के लिए आपको बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी। इसमें आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है साधु महाराज, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है। मुझे मेरी प्रजा ही सब कुछ है। ये गुप्त बात मैं यहाँ नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ मेरी कुटिया के अंदर चलना पड़ेगा। फिर साधु महाराज राजा को अपनी कुटिया के अंदर कुछ गुप्त बात बताने के लिए लेकर चला जाता है। बताइए साधु महाराज, बताइए, मुझे क्या करना होगा? राजन, कई वर्ष पहले ये बात मुझे मेरे गुरु ने बताई थी। जरा ध्यान देकर सुनो। हमारे राज्य के जंगल में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी के एक कोने में एक ऐसा पेड़ है जिस पेड़ के ऊपर एक फूल खिलता है, जो कोई साधारण फूल नहीं है। वो फूल जिस राजा या महाराजा के पास होगा, उस राज्य में कभी सूखा या अकाल नहीं आएगा और वो राज्य हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता जाएगा। उस राज्य में किसी प्रकार की चिंता या दुख का कोई कारण नहीं रहेगा। तो ठीक है साधु महाराज, मैं अभी इसी हाल में उस जंगल की ओर निकलता हूँ। मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। जाओ पुत्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर राजा अपने पूरे जोश में जंगल की तरफ जादुई फूल के पेड़ की तलाश में वहां से निकल पड़ता है। साधु महाराज ने जैसा कहा था, लगता है कि यह वही जादुई पेड़ है। हाँ राजा वीर प्रताप, मैं वही जादुई फूल का पेड़ हूँ जिस फूल को तुम पाना चाहते हो। परंतु तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? राजा वीर प्रताप, यहाँ आने वाले हर इंसान का नाम और पता पहले से ही मुझे पता चल जाता है। इसीलिए तो मैं बहुत ही खास हूँ। मुझे पहले से ही पता है कि तुम यहाँ किस मकसद से आए हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ से क्या लेकर जाना चाहते हो, लेकिन उस चीज को पाने के लिए पहले मुझे मेरे 3 प्रश्न का सही सही उत्तर देना पड़ेगा। अगर यदि तुम उन 3 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहे तो तुरंत ही तुम पत्थर के बन जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर पड़े रहोगे। यदि मंजूर है तो बताओ, अन्यथा जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ। ठीक है, तुम मुझे सवाल पूछ लो,
मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा पहला सवाल, ऐसा क्या है जो हमेशा आता है पर पहुँचता कभी नहीं? राजा वीर प्रताप इस प्रश्न पर बहुत सोच विचार करता है। कई प्रयास के बाद उसने उत्तर दिया, इस सवाल का सही उत्तर है जीवन। ये उत्तर गलत है राजा वीर प्रताप। उस जादुई पेड़ का उत्तर गलत देने पर उसी क्षण राजा वीर प्रताप पत्थर का बन जाता है। इस घटना को करीब करीब 2 दिन बीत जाते हैं। इधर रानी मंदाकिनी राजा को लेकर बहुत ही परेशान थी। महारानी की जय हो। बताइए महारानी जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? सेनापति, महाराज पिछले 2 दिन से महल नहीं आए। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। महारानी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। हमारे महाराज बहुत ही बुद्धिमानी तथा शूरवीर है। उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ वो कहाँ पर है और मैं उन्हें साथ लेकर ही आता हूँ। फिर सेनापति महाराज को ढूंढने निकल पड़ता है। सेनापति महाराज को ढूंढते ढूंढते एक गांव में पहुंच जाता है। क्या तुम दोनों ने महाराज को कहीं पर देखा है? हाँ सेनापति जी, हमने कुछ दिन पहले महाराज को जंगल की तरफ जाते देखा था। सेनापति राजा को जंगल में ढूंढते ढूंढते उसी जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। फिर सेनापति देखता है तो क्या, अरे ये तो हमारे महाराज है। परंतु महाराज को इस तरह पत्थर में किसने बदल दिया? महाराज की ऐसी हालत किसने की होगी? अरे कोई है? सामने आ जाओ। जिसने भी महाराज की ऐसी हालत की है सामने आ जाओ, नहीं तो मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अरे मूर्ख सेनापति, तुम्हारे महाराज की ऐसी हालत मेरे प्रश्न का उत्तर ना देने से हुई है। क्या? कैसा और किस प्रकार का प्रश्न? हे मायावी वृक्ष, अभी इसी वक्त हमारे महाराज को उनके वास्तविक रूप में लाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। सेनापति, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। यदि तुम तुम्हारे प्रिय महाराज को पहले जैसा पाना चाहते हो तो मेरे 3 प्रश्न का सही सही जवाब देना होगा। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हारे महाराज को पहले जैसा बना दूंगा, और अगर असफल हो गए तो तुम भी महाराज की तरह हमेशा हमेशा के लिए पत्थर के बन जाओगे। कैसा सवाल? महाराज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मैं असफल भी हुआ और पत्थर का बन गया तो इस बात का मुझे कोई गम नहीं रहेगा। ठीक है, तो सुनो मेरा पहला प्रश्न। ऐसा क्या है जो हमेशा आता है पर पहुंचता कभी नहीं? सेनापति उस प्रश्न का उत्तर देने की बहुत कोशिश करता है, पर वो भी उत्तर देने में असफल रहा। तुरंत ही सेनापति महाराज की तरह एक पत्थर में बदल जाता है। उसी राज्य में एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक लड़का अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। अरे माँ, सुनती हो? हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? अरे माँ, तुम्हें तो पता ही है कि बारिश ना होने के कारण गांव में किसी ने इस साल खेती नहीं की है और खेती में काम देने के लिए किसी के पास कोई काम नहीं है। इसीलिए मैंने नगर जाने का फैसला किया है, और घर में बाबूजी भी बीमार हैं। उनके दवाई का खर्चा पानी करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। नगर जाकर मजदूरी करके कुछ पैसे ले आऊंगा ताकि हमारे घर में कुछ खाने पीने की चीजें आ सके और बाबूजी के दवाइयों का खर्चा मैं उठा सकूं। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। खेत में काम न मिलने से हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। इधर महेश नगर आ तो जाता है, परंतु बहुत तलाशने पर भी उसे किसी जगह पर काम नहीं मिला। इतना ढूंढने पर भी मुझे कहीं पर काम नहीं मिला। अब मैं घर जाकर माँ से क्या कहूँगा, और पिताजी की दवाइयाँ उसका इंतजाम मैं कैसे कर पाऊंगा? तभी एक सेठ वहाँ से गुजरता है। अरे ये क्या? लगता है इसमें कई सारे सोने के सिक्के हैं। मुझे उस सेठ की थैली वापस लौटानी होगी।
सुनिए सेठ जी, आपका यह थैला रास्ते में गिर गया था, ये लीजिए। तुम जो कोई भी हो, इसे मुझे लौटाने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसा करो, इसमें सोने के सिक्के हैं, इसमें से कुछ सिक्के तुम रख लो। नहीं नहीं सेठ जी, ये आपकी अमानत है, इसमें से मुझे कोई सिक्का नहीं चाहिए। कोई बात नहीं है बेटा, ऐसा समझो कि मैं तुम्हें इनाम के तौर पर दे रहा हूँ। नहीं सेठ जी, मैं इसे ऐसे आपसे नहीं ले सकता। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। इतना कहकर महेश सीधे अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। ये लड़का तो कितना ईमानदार है, आजकल ऐसे लड़के कहीं पर भी नहीं मिलते। माँ, बहुत ढूंढने पर भी मुझे आज कोई काम नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, कल सुबह तुम फिर से चले जाना, शायद तुम्हें कल कोई काम मिल जाए। ठीक है माँ, आज के लिए जो बचे हुए चावल है उसकी खीर बना देना, वही खाकर सो जाएंगे। इधर महारानी महाराज को लेकर चिंतित हो रही थी, क्योंकि महाराज तो अभी तक लौटे नहीं थे और उनको ढूंढने गया सेनापति अभी तक वापस लौटा नहीं था। महारानी की जय हो। महारानी जी, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ मंत्री जी, कितने दिन हो गए, महाराज अभी तक राजमहल वापस लौटे नहीं और उन्हें ढूंढने गया सेनापति भी वापस नहीं लौटा। लगता है वो दोनों किसी मुसीबत में फंसे हैं। हाँ महारानी जी, मैं भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ। आखिर महाराज अभी तक वापस आए क्यों नहीं? महारानी जी, मेरे मन में एक विचार है, महाराज को ढूंढने के लिए एक विशेष सेना दल भेज दिया जाए और साथ ही राज्य के सभी गांव में एक संदेशा भेज दिया जाए कि जो भी महाराज को ढूंढकर ले आएगा या उनकी कोई भी खबर हमें देगा, उसे इनाम के तौर पर 10,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अरे ढोलक की आवाज, लगता है महल से राजा का कुछ जरूरी संदेशा आया होगा, मुझे जाकर देखना होगा। सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी सूचना है। हमारे राज्य के महाराज वीर प्रताप कई दिनों से लापता है। जो कोई भी महाराज को ढूंढकर ले आएगा या उनकी किसी भी प्रकार की कोई खबर लेकर आएगा, उसे 10,000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। अरे बेटा, तुम कहाँ पर चले गए थे और ये ढोलक की आवाज किसके लिए थी? माँ, अभी अभी राज दरबार से ये संदेशा आया था कि हमारे राज्य के महाराज कई दिनों से लापता है और जो भी उन्हें ढूंढ कर ले आएगा अथवा उनकी कोई भी खबर लेकर आ जाएगा, उसे 10,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। इसलिए माँ, मैं महाराज को ढूंढने जा रहा हूँ। तुम मत जाओ बेटा, शायद वहाँ तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। नहीं माँ, अब मुझे मेरे घर के हालात नहीं देखे जा रहे हैं। यदि मैं महाराज को ढूंढने में सफल रहा तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। हो सके उन सिक्कों से हमारे घर के हालात और भी बेहतर हो जाए और बाकी जिंदगी हम आराम से गुजार सके। वैसे मुझे भी महाराज की बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा माँ, अब मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मैं चलता हूँ। इतना कहकर महेश महाराज को ढूंढने निकल पड़ता है। फिर महेश जंगल में घूमते घूमते उस जादुई पेड़ के पास जा पहुंचा, जहां पर महाराज और सेनापति एक पत्थर बने खड़े थे। अरे, ये तो हमारे महाराज है और साथ में सेनापति भी है, परंतु इन्हें यह क्या हुआ और ये दोनों पत्थर में कैसे बदल गए? महेश, मुझे पता है कि तुम महाराज को ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए हो। मेरी मानो और तुम जाकर राजमहल बता दो कि महाराज और सेनापति यहाँ पर है और तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर मिल जाएंगे। इससे तुम्हारे घर में सारी खुशहाली वापस आ जाएगी। अरे, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं सब जानता हूँ और तुम्हारे महाराज की ऐसी हालत भी मेरी वजह से हुई है। महेश,
जाओ और महाराज का पता राजमहल में बता दो, तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। नहीं, मैं हमारे महाराज को ऐसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। अरे महेश, मूर्ख मत बनो, तुम एक अच्छे लड़के हो, मुझे पता है। यहाँ से जाओ और अपनी जिंदगी सुधारो। नहीं, इस तरह मैं वापस नहीं जा सकता। अब तो मैं महाराज को साथ में लेकर ही जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो महाराज को ले जाने से पहले तुम्हें भी मेरे 3 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यदि अगर तुम इसमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए अथवा गलत हो गया तो तुम भी इन दोनों की तरह पत्थर बन जाओगे। हे जादुई पेड़, आप पूछिए अपना सवाल। महाराज को बचाने के लिए मैं पत्थर तक बन सकता हूँ। तो सुनो, ऐसा क्या है जो हमेशा आता है लेकिन पहुँचता कभी नहीं? फिर महेश उस अजीब सवाल के ऊपर कुछ देर सोच विचार करता है और कहता है, इस सवाल का जवाब है आने वाला कल। वो कैसे, जरा विस्तार से बताओ। कल हमेशा आता है लेकिन कभी नहीं पहुंचता। जब भी कल आता है परंतु हमारे सामने आज बन जाता है। बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है परंतु अपनी जगह से हिलती भी नहीं? इस सवाल का जवाब है सड़क। सड़क हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती तो है परंतु खुद अपनी जगह से कभी नहीं हिलती। बहुत ही सुंदर, तुमने मेरे 2 प्रश्न का सही सही उत्तर तो दे दिया है। अब तीसरा और आखिरी सवाल, ऐसा कौन सा फल है जो कभी खरीदा नहीं जा सकता? इस सवाल का जवाब है मेहनत का फल, क्योंकि मेहनत और लगन के बिना कोई भी चीज हासिल नहीं की जा सकती। जब आप मेहनत करते हैं और लगन के साथ करते हैं तब हमें सफलता और आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए दुनिया का कोई भी दुकान और बाजार नहीं है जहां हम मेहनत का फल खरीद सके। ये हमारे कड़ी मेहनत और प्रयास का परिणाम है जो हमेशा अनमोल और अपना होता है। बिल्कुल सही महेश, तुमने मेरे तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हारे महाराज और सेनापति को उनके असली रूप में लाता हूँ और इनाम के तौर पर एक जादुई फूल देता हूँ जिसके लिए महाराज यहाँ पर आए थे। अरे, मैं ठीक कैसे हो गया? और सेनापति, तुम यहाँ पर कब आए? महाराज, मैं आपको लेने आया था परंतु सही जवाब ना देने पर मैं भी पत्थर का बन गया था। सेनापति, तुम भी पत्थर के बन गए थे, मैं भी पत्थर का बन गया था, तो हमें बचाया किसने? राजन, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हारे राज्य में महेश जैसे ईमानदार नौजवान मौजूद है जो अपनी जान की परवाह ना किए बिना तुम्हें बचाने के लिए मेरे सवालों का जवाब देने पर तैयार हो गया और तुम्हें बचा लिया। इतना कहकर वो जादुई वृक्ष देवता अदृश्य हो जाता है। फिर राजा और सेनापति उस युवक को राजमहल ले आते हैं। महाराज, ये लीजिए जो आप वहां लेने गए थे। महेश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को बचाया है। तुम एक ईमानदार इंसान हो, तुमने हमारा दिल जीत लिया है। इसलिए तुम आज से इस धारा नगरी के महामंत्री बनकर हमारे साथ हमारे महल रहोगे। फिर उस जादुई फूल के आ जाने से बारिश होने लगी। सभी लोग खुशी से झूम उठे और पानी की समस्या मिट गई।